हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक कर रहे हैं। टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति JEE। आज हम करेंगे एक नया टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये केमिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके अंदर हम कंसंट्रेशंस पढ़ेंगे, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड सो ऑन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक पहला आता है व्हाट इज सॉल्यूशन। ठीक है, बेस से ही स्टार्ट करते हैं कि सॉल्यूशन होता है क्या है। तो पहला टॉपिक हम सॉल्यूशन ही कर रहे हैं, फिर आएंगे मोलैलिटी वगैरह टॉपिक पे। सॉल्यूशन हम पढ़ के आए, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ two or more chemically non-reacting substance, chemically non-reactive substance। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस whose composition can be varied within certain limits, within certain limits। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस होता है क्या, वो हमने पहली वीडियो में पढ़ाया है, जिनका सेम फेज हो और इनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस whose composition can be varies within certain limit, जिसकी कंसंट्रेशन को हम एक लिमिट तक वेरी कर सकते हैं सॉल्वेंट को बढ़ा या घटा कर। ठीक है, समझते हैं एग्जांपल। जैसे कि ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। याद रखना केमिकली क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव, और उसकी कंपोजिशन को हम वेरी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सपोज करो 1 लीटर वाटर है आपके पास, उसमें शुगर थोड़ा 1 चम्मच डाला, कंसंट्रेशन कुछ आएगी, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, एक सर्टेन लिमिट तक आप उसके अंदर सॉल्यूट को ऐड कर सकते हो। एक टाइम पर आकर सॉल्यूट भी डिसॉल्व होना बंद कर देता है, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो सब नहीं पढ़ रहे, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, वो सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर 2 टाइप की होते हैं, एक्वा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट। जिस सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट हो उसे हम एक्वस बोलते हैं। एग्जांपल सॉल्ट वाटर, सोडा वाटर। ठीक है, सोडा वाटर ले लो, 2 चीजों से मिलकर बनता है सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इन चीजों से सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्यूट कौन होता है, जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, सॉल्यूट होता है लेसर अमाउंट वाला, एंड सॉल्वेंट लार्जर अमाउंट। इसलिए पढ़ रहे हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट अभी यूज होएगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, एक्वस होता है जिसमें सॉल्वेंट वाटर है, वो एक्वस है। सोडा वाटर में सॉल्वेंट हमारा वाटर होता है और CO2 गैस सॉल्यूट होती है। ठीक है, दूसरी तरफ नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन इन विच water is not solvent, it's called non aqueous, जिसमें वाटर सॉल्वेंट ना हो। ठीक है, एग्जांपल टिंचर आयोडीन। चल अच्छा, ये टिंचर आयोडीन, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ये कफ सिरप होती है। ठीक है, इसका यूज करा जाता है कफ सिरप में, used for कफ सिरप। इसमें जो सॉल्यूट है
वो आयोडीन होता है, और जो सॉल्वेंट है वो अल्कोहल। ठीक है, सॉल्यूशन दो टाइप के, एक्वस जिसमें सॉल्वेंट वाटर है, नॉन एक्वस जिसमें सॉल्वेंट वाटर नहीं है, कुछ और हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर क्या है अल्कोहल। कौन है? अल्कोहल। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये सारे होमोजीनियस मिक्सचर है। टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस हो सकते हैं। दो होते तो बाइनरी, तीन होते तो टर्नरी, चार होते तो क्वार्टनरी। अभी लिखेंगे वो भी। whose composition can be varies within certain limit। हम यहाँ पे सोल्यूट के अमाउंट बढ़ा के उसकी कंपोजिशन को एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, बट एक सर्टेन लिमिट तक, ये नहीं कि हमेशा ये इंक्रीज होती जाएगी। एक टाइम पर आकर सोल्यूट भी डिसॉल्व होना बंद कर देगा। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, जो कि हमारा यूज है। हम पूरे चैप्टर में बाइनरी कंसीडर करके चलेंगे। अब बाइनरी होता क्या है ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करके समझ लेना। बाइनरी सॉल्यूशन, हम पूरी 11th 12th में जितने भी सॉल्यूशन है सबको कंसीडर करके चलेंगे कि वो सब क्या है, बाइनरीज। बाइनरी का मतलब होता है सॉल्यूशन इन विच ओनली टू कंपोनेंट्स, इस सॉल्यूशन में क्या हो, सिर्फ और सिर्फ टू कंपोनेंट्स आर यूज्ड, दैट इज one is solute and another is solvent। ये एक बीकर है, ठीक है, उसके अंदर हमने ये ले लिया वाटर। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, वाटर जो कि क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट, लार्ज अमाउंट वाला। अब देख लो, मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, सॉल्ट जो कि क्या है सॉल्यूट। ये जो सॉल्यूशन है कि होमोजेनियस मिक्सचर बन रहा है, और कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट है, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हो उसे हम बाइनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइनरी। और अगला आता है टर्नरी, टर्नरी सॉल्यूशन। कुछ बुकों में टर्शरी करके भी लिखा होता है, बस ज्यादातर टर्नरी होता है, ठीक है। टर्नरी सॉल्यूशन जिसमें कितने कंपोनेंट हो, 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स। मान लो इसमें शुगर भी ऐड कर दूं मैं, ठीक है। अभी भी ये क्या है, अभी भी क्या है, ये सॉल्यूशन है, बट अब वो बाइनरी नहीं, टर्नरी सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट है। और अगर 4 कंपोनेंट आ जाए, क्वार्टनरी, 4 कंपोनेंट आ जाता है, क्वार्टनरी सॉल्यूशन। इसमें कितने कंपोनेंट यूज हो, 4 कंपोनेंट्स, ठीक है। तब 4 कंपोनेंट आ जाए तो उसे बोलते हैं क्वार्टनरी सॉल्यूशन। और हम पूरी 11th और 12th में कंसीडर करके चलेंगे और मान के भी चलेंगे कि हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल फॉर्मूला, डेरिवेशन, सबके सब किसके लिए है, बाइनरी के लिए, ओके। इसलिए चैप्टर का नाम बाइनरी सॉल्यूशन भी मिलता है कुछ रिफ्रेशर्स वगैरह में। तो ये तो था इंट्रो। अब हम करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक, जिसमें पहला आ रहा है हमारे पास फर्स्ट, मास बाय मास परसेंटेज, क्योंकि हम छोटी क्लास में पढ़ के आए। मास बाय मास परसेंटेज, इसको सिंपल लिखते हैं W बाय W परसेंटेज। अगर आपको मास बाय मास परसेंटेज निकालना है तो मास बाय मास, जितना मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सोल्यूट का मास लो, क्लास 9 में पढ़ के आओ, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। परसेंटेज के लिए क्या करते हो, जो कम वाला होता है ऊपर, ज्यादा वाले को नीचे, टोटल वाले का, और इनटू में 100। ये होता है मास बाय मास परसेंटेज। सेकंड, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब देखो, सोल्यूट का तो मास है और वॉल्यूम सॉल्यूशन, मास बाय
वॉल्यूम, इसको बोलते हैं W/V परसेंटेज, इसको बोलते हैं मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट का यहाँ पे मास लेते हैं और वॉल्यूम सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का क्या वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ये सेकंड। अब आता है थर्ड, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, V/V परसेंटेज। इस बार सॉल्यूट का भी वॉल्यूम और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन, सॉरी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इसको रब करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। तो ये मास परसेंटेज के तीन फॉर्मूले, W/W, W/V एंड V/V। नेक्स्ट स्ट्रेंथ, ये इंपॉर्टेंट है अब यहां से बहुत ज्यादा। स्ट्रेंथ क्या होती है और कैसे इसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड, solution is defined the mass of solute in gram present in volume of solution liter। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कितना मास सॉल्यूट का पर लीटर में प्रेजेंट है, कितना मास सॉल्यूट का। स्ट्रेंथ देख लो, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ठीक है। कितना मास सॉल्यूट का प्रेजेंट है वॉल्यूम इन लीटर में, ठीक है, वो हमारा कहलाता है स्ट्रेंथ। अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो ऊपर तो ग्राम है और नीचे लीटर, तो यूनिट आई ग्राम पर लीटर। तो देख लेना, स्ट्रेंथ का मतलब होता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ये सारे अप्लाई करेंगे हम न्यूमेरिकल वाली वीडियो में, इससे नेक्स्ट में। अभी तो सिर्फ सारे फॉर्मूलेज देखते हैं कौन क्या होता है। नेक्स्ट आता है मोलैरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास के लिए, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट आ रहा है मोलैरिटी। मोलैरिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम। तो ये आज के बाद हर जगह आपको दिखेगा, बहुत बार दिखने वाला है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो मोलैरिटी स्टेटमेंट क्या बोलती है और फॉर्मूला देखते हैं। देखो, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन is defined the number of moles of solute। इस बार क्या है, the number of moles of solute present in volume of solution in liter, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर कि कितने मोल्स। इस बार देखो स्ट्रेंथ में क्या था कि मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। सॉल्यूट का कितना ग्राम पर लीटर ऑफ वॉल्यूम में प्रेजेंट है वो तो होता है स्ट्रेंथ, और सॉल्यूट के कितने मोल पर लीटर में प्रेजेंट है वो होता है मोलैरिटी, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल एम। तो मोलैरिटी बराबर हुआ नंबर ऑफ, स्टेटमेंट बोल रही देखो ये रहा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना है, लीटर। तो डेफिनेशन से फॉर्मूला बना है, या बोल सकते हो फॉर्मूले से डेफिनेशन, फॉर्मूले से डेफिनेशन बन गई। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यस और नो, कैपिटल एम से लिखते हैं। तो कैपिटल एम बराबर हो गया नंबर ऑफ मोल्स, जो कि होता है। अब नंबर ऑफ मोल्स को भी देख लेते हैं साइड में। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, जो कि एन से लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स, जो कि पहला फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास बोल लो या मास बोल लो, ठीक है, अपॉन मोलर मास। पहला इसको n इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये पहला फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स का। एंड सेकंड, नंबर ऑफ मोल्स जो कि होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर एटम्स हो सकते हो, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एंड सो ऑन, अपॉन एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रोस नंबर, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स को n से, और एवोगैड्रो नंबर जो कि सबको पता है Na, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.022 10 की पावर 23। अगर पार्टिकल्स निकालोगे तो पार्टिकल्स लिखेंगे, एटम्स कैलकुलेट करोगे तो एटम्स, आयंस निकालोगे तो आयंस के टर्म्स में, ठीक है। तो ये दो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूले हैं। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ जो कि आता है गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम लीटर में, ठीक है। तो ये आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो इस वे से। तो मोलरिटी वगैरह हो गया गिवन मास मोलर मास इनटू में वॉल्यूम। अगर मैं यूनिट की बात करूं, यहाँ पे यूनिट ऊपर नंबर ऑफ मोल्स है, मोल्स की यूनिट करी थी हमने मोल, नीचे वॉल्यूम है लीटर में, मोल पर लीटर, इसकी यूनिट होती है। या फिर हम यूनिट कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट भी करा जाता है, इसकी यूनिट भी होती है। तो मोलरिटी होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कितने मोल सॉल्यूट के पर लीटर ऑफ वॉल्यूम में प्रेजेंट है, वो कहलाता है हमारा मोलैरिटी। यूनिट कैपिटल एम, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसे नोट करो, अभी यही पढ़ेंगे मोलैरिटी ही। इसका एक और फॉर्मूला देख लो फॉर डाइल्यूशन। बहुत से न्यूमेरिकल्स में हमें दिखेगा भी। मान लो ये एक बीकर है, इसके अंदर वॉल्यूम जो है वो है 500 ml, उसकी जो कंसंट्रेशन है मोलरिटी वो है 3m, ठीक है। अब बोला कि इसमें ऐड कर दिया है 200 ml और वाटर, इसमें ऐड कर दिया हमने 200 ml और वाटर। तो अब वॉल्यूम तो बढ़ गया 700, वॉल्यूम कितना हो गया 700 ml। तो पूछेंगे बताओ अब नई मोलरिटी क्या होगी, न्यू मोलरिटी कितनी होगी। ये V1 था, ये M1 था, इसको V2 मान लेते हैं, ये M2। इस टाइप के केसेस में कभी भी वाटर को ऐड करके या निकाल के डाइल्यूट कंसंट्रेट करा जाए और बोला कि नई मोलरिटी कितनी होगी, उस केस में जो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है M1V1 इक्वल टू M2V2। ये M1V1 लेफ्ट वाला है और M2V2 राइट वाला। तीन वैल्यू आपको गिवन होगी, चौथी निकालनी होती है। दोबारा देख लेना, अगर आपके पास वॉल्यूम 500 है, बोला इसमें 200 ml वाटर और ऐड कर रहे हैं, 500 तो वॉल्यूम तो उस टाइम पे मोलरिटी 3m थी, m इसकी यूनिट होती है। 200 ml और वाटर ऐड कर दिया कितना हो गया वॉल्यूम 700। बताओ नई मोलरिटी कितनी होगी। तो ऐसे डाइल्यूशन के केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे M1V1 इक्वल टू M2V2। इसके भी न्यूमेरिकल्स आएंगे आगे, ठीक है। ये था हमारा मोलरिटी। कैपिटल M से लिखते हैं यूनिट कैपिटल M या फिर मोल पर लीटर।
नेक्स्ट आता है मोलैलिटी, सेम एक जैसी टर्म में बोलने में पर थोड़ा सा फर्क है। वो मोलैलिटी था, ये मोलैलिटी क्या है, मोलैलिटी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है मोलैलिटी। इसको लिखते हैं स्मॉल एम से, उसको कैपिटल एम से लिखते थे, इसको स्मॉल एम। फॉर्मूला भी लगभग सेम सही है, थोड़ा सा फर्क है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर था या मास ऑफ सॉल्वेंट पर केजी। कहने का मतलब है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन is defined the number of moles of solute, number of moles of solute अभी तक सेम है, present in mass of solvent पर केजी। सॉल्वेंट का मास है वो भी किसमें, केजी में। सिंपली बोला जाए तो ये बोल रहा है जो मोलैलिटी है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वहां पर क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, और यहाँ पे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी। क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में, केजी में, ठीक है। जो कि इसकी यूनिट क्या है, फिर नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट मोल होती है, और सॉल्वेंट किसमें है, केजी में, मोल पर केजी। या फिर लिख सकते हो स्मॉल एम, क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एम। तो मोलैलिटी और मोलैलिटी में फर्क क्या है, सब कुछ सेम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, बस इतना सा फर्क है। और मास ऑफ सॉल्वेंट केजी, यूनिट यहाँ पे कैपिटल एम, वहाँ पे स्मॉल एम, मोल पर लीटर, वहाँ पे मोल पर केजी, मोल पर केजी, ठीक है। अब यहाँ पर करते कि दोनों में से कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। उससे पहले एक और देख लो नोट करके, इस टाइप के अगर दो सॉल्यूशन है ए एंड बी, देखो मैंने वाटर ऐड कर रहा, कॉमन सी बात है, वाटर ऐड कर रहा है तो ये डाइल्यूट हो रहा है, ये वाला डाइल्यूट हो रहा है। 500 ml वाटर था, 200 ml ऐड करा तो ये हो गया 700 ml। तो ये क्या है, डाइल्यूटेड। ये क्या है इसके कंपेयर में, ये वाला कंसंट्रेटेड। तो जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो दो में से, उसको हम बोलते हैं स्टॉक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हैविंग हायर कंसंट्रेशन is known as स्टॉक सॉल्यूशन। एक टर्म है छोटी सी, याद कर लेना स्टॉक, और समझ भी लेना। ये मेरे पास दो सॉल्यूशन थे, यहाँ पे लेफ्ट में और राइट में। इसमें हमने क्या करा है, 200 ml वाटर और ऐड करा है, तो ये हो गया 700। ये कंसंट्रेटेड है, ये डाइल्यूट हो गया। दो सॉल्यूशन में से जो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक सॉल्यूशन, ठीक है। तो याद रखना, ये टर्म आ जाती है कई बार बुक्स वगैरह पढ़ोगे। तो स्टॉक सॉल्यूशन में होता है जिसकी कंसंट्रेशन दूसरे के कंपेयर में ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि मोलैलिटी और मोलैलिटी दोनों में से कौन सी क्वांटिटी या कौन सी टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, कौन सी टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। देख लो, ये है हमारा मोलैलिटी, मोल्स दोनों में सेम है। यहाँ मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है केजी में, दोबारा बता दूं, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है लीटर में। तो बताओ टेम्परेचर पे कौन डिपेंड करेगा, मास या वॉल्यूम। कॉमन सी बात है, सबको पता है वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और मास नहीं होता। तो यहाँ पे नोट करके देख लो, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स upon temperature, but molality doesn't, ठीक है। मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे
मोलैरिटी डिपेंड करेगा, मोलैरिटी नहीं। ऐसा क्यों? बिकॉज mass remains unaffected by temperature, कि मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता टेम्परेचर का, और मास आता किसमें? मोलैरिटी में। ठीक है, तो कोई पूछे टेम्परेचर डिपेंडेंट इनमें से कौन सी क्वांटिटी है? मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है और मोलैरिटी इंडिपेंडेंट। ये रहा, मास डिपेंड नहीं करता या फिर मास कोई चेंज नहीं होता टेम्परेचर पे। तो इसका रीजन दोनों में। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है मोलैरिटी और मोलैलिटी में, वो भी देख लो, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम्स वगैरह में। तो अब करते हैं नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर दोनों का। आउट ऑफ 1m और 1m, 1 कैपिटल M और स्मॉल m, 1 मोलैरिटी and 1 मोलैलिटी, which one is more concentrated aqueous solution। इन दोनों में से कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, या दोनों सेम है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन दोनों में से कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है? तो देखो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं M की बात करूं, मोलैरिटी, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलैरिटी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। यस और नो? दूसरी तरफ अगर मैं मोलैरिटी की बात करूं, स्मॉल m की, ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। ये दोनों के फॉर्मूले हैं। ठीक है, दोनों में देखो नंबर ऑफ मोल्स सेम है, मतलब सॉल्यूट तो सेम है, दोनों में सॉल्यूट क्या है, मींस सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in both cases। इन दोनों केस में क्या है, सॉल्यूट का अमाउंट तो क्या है, सेम। क्या जो सॉल्वेंट है, देखो यहाँ पे सही से देखना, सॉल्वेंट मतलब जो सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे लीटर में और यहाँ पे केजी में, लीटर बड़ा होता है या केजी? हमने पढ़ा भी होगा, देखो केजी में तो 1000 ग्राम होता है, लीटर को अगर कन्वर्ट, देखो केजी में कितना होता है 1000, लीटर को अगर देखोगे केजी से कंपेयर करके वो लगभग 990 के आसपास होता है, थोड़ा सा कम होता है केजी से। लीटर वाला जो अमाउंट है ना वो केजी से थोड़ा कम होता है। तो देखो सॉल्यूट का अमाउंट तो सेम है, बट अमाउंट ऑफ solvent is lesser in 1m। दोबारा देख लेना, सॉल्वेंट केजी का मतलब कितना है यहाँ, 1000 ग्राम। और वॉल्यूम की बात करूं, अगर मैं वॉल्यूम को ग्राम में भी चेक करके देखूं तो टोटल वॉल्यूम ग्राम में लगभग 990, 980, 995 कुछ होता है। उस सॉल्यूशन में से भी कुछ सॉल्यूट है और कुछ सॉल्वेंट है। दोबारा समझना, इंपॉर्टेंट है। वो 1000 ग्राम, उसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम को कभी ग्राम से कंपेयर करोगे तो वो लगभग 990 के आसपास आता है टोटल। उस टोटल में से भी कुछ सॉल्यूट है, कुछ सॉल्यूट तो प्रेजेंट है, बचा हुआ सॉल्वेंट,
मान लेते हैं इसमें से 10 सॉल्यूट भी है तब भी सॉल्वेंट कितना है 980, तब भी क्या 1000 से कम ही आएगा। अगर पूरा का पूरा भी सॉल्वेंट होता, इसमें से मान लेते हैं 1 ग्राम सॉल्यूट है, बाकी सारा का सारा क्या है सॉल्वेंट, तब भी वो कितना होता 989, उससे जब भी कम आ रहा है। ओवरऑल भी मान ले तो भी कम है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे लेसर क्या है, बट द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज लेसर इन 1 m। सॉल्वेंट कम है इस केस में, मोलरिटी के केस में, ठीक है। अगर सॉल्वेंट कम है, कम पानी में ज्यादा सॉल्यूट है, देखो दोबारा समझना, सॉल्यूट क्या आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मान लेते हैं 5 मोल है, यहाँ पे भी 5 मोल सॉल्यूट है, वो 5 मोल सॉल्यूट 1000 में, यहाँ 5 मोल सॉल्यूट 990 980 जो भी वैल्यू हम मान के चल रहे हैं उसमें, तो कम में ज्यादा अमाउंट है हुआ ना एज कंपेयर टू। मान ले एग्जांपल देख लो समझने के लिए, आपके पास एक गिलास ये बोतल है, इस बोतल में पानी है, ठीक है। एक बार पानी कितना 990 ml, उसमें 5 मोल शुगर है, और एक बार ये पानी है 1000 ग्राम, मतलब ग्राम में ही है 990 ग्राम, जिसमें 5 मोल क्या है सॉल्यूट, और एक बार है 1000, उसके अंदर कितना है 5 मोल सॉल्यूट। तो बताओ किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इसमें पानी का अमाउंट ज्यादा हो गया ना 1000, तो इसमें कंसंट्रेशन क्या होगी कम, और यहाँ पे पानी का अमाउंट सॉल्वेंट का अमाउंट कम होता गया, काफी कम है उसके कंपेयर में। सॉल्वेंट कम है तो मोल की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। अगर मैं इसमें चीनी भी ऐड करता हूँ, चीनी वहाँ पे 1000 ग्राम पानी में चीनी डाली है, और यहाँ पे अमाउंट मान लेते हैं सॉल्वेंट का 500 है, यहाँ 500 में उतना ही अमाउंट चीनी है, तो मीठा कहाँ पे लगेगा ज्यादा इस केस में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सॉल्वेंट कम है। और कॉमन सी बात है, दूसरा भी एग्जांपल लिया जाए, जैसे कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो सॉल्वेंट डिक्रीज होता रहता है, डिक्रीज होता तो कंसंट्रेशन बढ़ती है, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, वो तो जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पे सेम उसी टाइप से एग्जाम्पल बता रखा है कि सॉल्वेंट का अमाउंट मोलरिटी में कम होता है, सॉल्वेंट कम है बट सॉल्यूट दोनों में सेम है। सॉल्वेंट कम है तो कंसंट्रेटेड ये ज्यादा हुआ, क्योंकि इसके अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, वहां सॉल्वेंट इसके कंपेयर में काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन तो इसकी भी है बट 1 m से कम। तो 1 m और 1 स्मॉल m में से कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड हुआ 1 m। कोई पूछे क्यों, तो आप बताओगे सॉल्यूट तो दोनों में सेम था बट सॉल्वेंट इसमें कम है। सॉल्वेंट कम है तो इसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, क्योंकि कम सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्यूट हो गया, इसके अंदर कंपेयर करा जाए तो उधर क्या हो गया कम, तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा। तो 1 m जो होता है वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है 1 स्मॉल m से। ये काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसको नोट कर लो, ठीक है। तो अब आती है हमारी नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट मोलरिटी होगी, मोलालिटी होगी ppm। ppm मींस पार्ट्स पर मिलियन। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट्स पर मिलियन, इसको बोलते हैं ppm। और ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, और 1 मिलियन, जो 1 मिलियन होता है वो होता है 10 लाख। इसको सिंपली लिख सकते हैं 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। अब ppm यूज कब करते हैं, इफ solute present in very trace amount। जब सॉल्यूट बहुत ज्यादा कम मात्रा में हो, बहुत ही ज्यादा, मान लो एक स्विमिंग पूल है, उसमें मैंने इतना सा NaCl डाल दिया और उसमें से 1 लीटर पानी उठा लिया स्विमिंग पूल में से। अब बताओ उस 1 लीटर में कितना NaCl प्रेजेंट है, ये तो बहुत ज्यादा कम हो गया। ऐसे क्वांटिटी, मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम क्या यूज करते हैं ppm। एक दूसरा भी आता है पार्ट्स पर बिलियन, वो और भी ज्यादा कम के लिए करा जाता है। अभी हम कर रहे हैं ppm जो हमारे सिलेबस में। तो ppm का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ
parts of all components into में 10 की पावर 6। इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। ठीक है, कंपोनेंट्स है। इसका मतलब अब एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसका। अ लीटर ऑफ सी वाटर which weight, ये मक्खी हो रहा है बीच में, which weight डिस्टर्ब करने 1030 ग्राम, a liter of sea water which weight 1030 ग्राम contain 6 into 10 की पावर minus 3 ग्राम of dissolved oxygen. Find ppm. Find ppm. तो यहाँ पे क्वेश्चन है अ लीटर ऑफ सी वाटर विच वेट 1030 ग्राम। सी वाटर जिसका 1 लीटर का वेट है 1030। अब आप बोलोगे यहाँ पे 1 लीटर का हमने तो पीछे कम बताया था, यहाँ ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि ये सी वाटर है, सी वाटर में सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, वो भी हैवी सॉल्ट जो होते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, इसलिए इसका वेट ज्यादा हो जाता है, इसलिए 1030 ग्राम है। कंटेन 6 into 10 की पावर minus 3 ग्राम ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। तो 1 लीटर सी वाटर जिसका वेट इतना है उसके अंदर इतने ग्राम डिजोल्व ऑक्सीजन है। तो बताओ पीपीएम क्या होगा? पीपीएम बराबर होता है पहला फॉर्मूला नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स अपॉन total number of parts of all components into में 10 की पावर 6। इसका फॉर्मूला है, अब वैल्यू पुट करते देख लो। पीपीएम नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, कितने पार्ट्स प्रेजेंट है ऑक्सीजन के? 6 into 10 की पावर minus 3, कितने में से 1030 इंटू 10 की पावर 6 माइनस ही 6 गया तो ये बचा 123 अपॉन 1030, 0 से 0 कट 5.8 ppm। कितना आ रहा है? 5.8 ppm। अब ये 5.8 ppm का मतलब क्या है? 5.8 ppm it means 5.8 gram of oxygen present in 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ वाटर। इसका मतलब है 5.8 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ वाटर। और 10 की पावर 6 ग्राम वाटर कितना होता है? तो ये हो जाएगा 1, जैसे तो देखो 6 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ग्राम। केजी में करेंगे तो 1000 केजी। 1000 किलो वाटर में 5.8 ग्राम ऑक्सीजन प्रेजेंट है जो सी वाटर है, इसका ये मतलब है। ठीक है, तो ये होता है पीपीएम, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। नेक्स्ट आती है कंसंट्रेशन टर्म में मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट कौन सा है? मोल फ्रैक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन। इसको रिप्रेजेंट करते हैं काई से, CHI, इसका सिंबल का होता है काई। ओके, CHI काई। अब मोल फ्रैक्शन होता है क्या? तो देखते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन is defined the ratio of
number of moles of component, number of moles of components to the total number of moles of all components। तो ये रेशियो होता है मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। कहने का मतलब क्या है, इफ टू कंपोनेंट्स, देखो आप समझते क्या बोल रहे हैं स्टेटमेंट, हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी, और हम चैप्टर में मान के भी चल रहे हैं बाइनरी है, पहले ही बता दिया बाइनरी मीन्स दो कंपोनेंट्स। मोल फ्रैक्शन अगर मैं बोलूं ए बराबर, मोल फ्रैक्शन होता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, ए के जिसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके मोल्स अपॉन, देख लो यहाँ पे स्टेट अंडरलाइन करा दूं, रेशियो ऑफ number of moles of components to the total number of moles of all components, number of moles of component to the total number of moles of all components। कितने components है? 2, क्योंकि हम मान के ही चल रहे हैं ये क्या है बाइनरी, तो a plus b। Mole fraction of solution is defined the number of moles of component to the total number of moles of all component। और अगर मैं मोल फ्रैक्शन B का निकालूं, number of moles of B upon A plus B, ठीक। इसकी अगर मैं यूनिट की बात करूं तो इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिटलेस, क्योंकि यहाँ पे देखो रेशियो है दोनों मोल्स का, और रेशियो में कभी यूनिट नहीं होती। और दूसरा अगर देखा जाए ऊपर भी मोल है और नीचे भी मोल्स कैंसल आउट, यूनिटलेस। क्या है ये, यूनिटलेस। यहाँ पे इसका एक रिलेशन और देख लेना, कभी भी आपको मोल फ्रैक्शन दे रखा हो कंपोनेंट्स का, दो कंपोनेंट है, 3 है, 4 है, वैसे जनरली तो 2 ही मिलते हैं, सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम ऑलवेज इक्वल टू यूनिटी, इट मींस 1। सभी कंपोनेंट्स का मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, हमेशा 1। अगर आपने किसी एक का निकाल लिया मोल फ्रैक्शन इस फॉर्मूले से, ठीक है, दूसरे का इतना बड़ा कैलकुलेट नहीं करना, आपको सिंपल सा 1 में से माइनस कर देना, ये काम आता है आगे कैलकुलेशन बचाने में। ये क्या था हमारे पास, मोल फ्रैक्शन। तो हमने कंसंट्रेशन टर्म में W/W, W/V, V/V, स्ट्रेंथ, मोलैलिटी, और मोलैलिटी में हमने 1m और कैपिटल M में से देखा 1m की कंसंट्रेशन ज्यादा है। मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, मोलैलिटी नहीं करती, कि मास रिमेन्स अनइफेक्टेड। उसके बाद हमने पीपीएम देखा, पीपीएम का मतलब क्या है, पीपीएम ट्रेस अमाउंट में जब सॉल्यूट प्रेजेंट हो तब यूज करा जाता है। देन लास्ट में आया मोल फ्रैक्शन, ये रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल का। इसकी यूनिटलेस, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में, कौन सी क्वांटिटी इन चारों में से, चारों पांचों में जिसकी कोई यूनिट नहीं होती, मोल फ्रैक्शन। और इन सभी मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है कंपोनेंट का, वो ऑलवेज यूनिटी। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम मिलेंगे इन्हीं टॉपिक्स के न्यूमेरिकल के साथ। तो इस सारे टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर करना, क्लियर करोगे तो आगे के न्यूमेरिकल इजीली समझ आएंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।